अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन राय सामने आ गई है, जिसके बाद मुनहरिफ अराकीन तो ताहयात नाअहली से बच गए हैं, मगर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इलेक्शन पर सवाल उठ गया है। वो वजीर आला हैं या नहीं, इस पर सवाल उठ गया है। उनका इंतखाब दुरुस्त था या नहीं, इस पर सवाल उठ गया है। और तहरीक इंसाफ कह रही है कि कौमी असम्बली में भी शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल पर सवाल उठ गया है। तो आज अदालत ने सदारती रेफरेंस पर राय दी है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। यानी इस बात पर राय दे दी है कि अगर कोई रुकन पार्टी के अहकामात के खिलाफ वोट देगा तो उसका वोट ही शुमार नहीं होगा, मगर मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे या सिर्फ डी सीट होंगे, इसका फैसला अदालत नहीं पार्लियामेंट करेगी। आज ही इलेक्शन कमीशन ने भी पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है, जो कल दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। और यह फैसला ही पंजाब हुकूमत और हमजा शहबाज का मुस्तकबिल वाज़े करेगा, क्योंकि कल के फैसले से कबल ही आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A पर राय दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती राय दी है, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3 रुकनी मुख्तसर फैसला तहरीर किया और लिखा कि जो पहला सवाल सदर मुमलिकत ने भेजा है, इसका ताल्लुक आर्टिकल 63A के इतलाक और उसकी तशरीह से मुताल्लिक दुरुस्त नुक्ता नज़र का है। और हमारे ख्याल में आइन की शिक को ना अकेले पढ़ा जा सकता है, ना उसका अकेले इतलाक किया जा सकता है। हमारी जमहूरियत जिस बुनियाद पर खड़ी है, सियासी जमातें इस बुनियाद का लाजिम व मलजूम पहलू हैं, और सियासी जमातों का अदम इस्तेहकाम जमहूरियत की इस बुनियाद को हिला देता है, और इससे खुद जमहूरियत खतरात से दो चार हो जाती है। और इन्हिराफ वो नुकसानदेह अमल है जिससे सियासी जमातों को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया जा सकता है, और बेशक इससे पार्लिमानी जमहूरियत की कानूनी हैसियत को ख़त्म किया जा सकता है, जो अपने आप में एक ज़्यादा संगीन मोहल्लिक असर है। इन्हिराफ को दुरुस्त तौर पर सियासी ढांचे के लिए एक कैंसर के तौर पर देखा जाता है, और इसे बुरा जाना जाता है, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 63A का इतलाक बामकसद और मजबूत तरीके से होना ज़रूरी है। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A की जो असास है वो आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक का निफाज है, और वो ये कि सियासी जमातों के इत्तेहाद की इज्जत की जाए और उसे गैर आइनी हमलों, तजावुजात और टूट फूट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसलिए आर्टिकल 63A की तशरीह को वसी पैमाने पर लागू करने की ज़रूरत है, जो बुनियादी हुकूक के मुताबिक हो। और अगर किसी सियासी जमात और फ़र्द के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है तो जीत सियासी जमात की होगी, और यही सदर के पहले सवाल का जवाब है। अदालती फैसले के मुताबिक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने और पहले जवाब को जहन में रखते हुए हमारा ख्याल है किसी भी पार्लिमानी पार्टी का रुकन पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ जो वोट देगा तो उसे गिना नहीं जा सकता और उसे मुस्तरद किया जाना चाहिए। और ये बात इस चीज़ के बावजूद लागू होगी कि ऐसे किसी भी वोट के बाद पार्टी का सरबराह इन्हिराफ के डिक्लेरेशन से मुताल्लिक एक्शन ले या ना ले। अदालती फैसले के मुताबिक जो चौथा सवाल है उसे ऐसे बयान किया गया है जो मुबहम है, इसलिए इसका जवाब दिए बगैर इसे वापस किया जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए अपना 2 रुकनी मुख्तसर इख्तिलाफी नोट लिखा है, जिसके मुताबिक हमें अपने मोअज़्ज़िज़ भाइयों का मुख्तसर फैसला पढ़ने का एजाज़ मिला है और इंतहाई एहतराम के साथ हम इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। आर्टिकल 63A आइन के अंदर खुद एक मुकम्मल कोड है जो इन्हिराफ और उसके नताइज से मुताल्लिक एक तफसीली तरीक़ाकार बताता है, और केस में इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी सरबराह की पार्टी रुकन के खिलाफ डिक्लेरेशन की तस्दीक करता है तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहता और उसकी सीट खाली हो जाती है, और किसी भी मुतासरा फरीक के लिए सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा मजीद आर्टिकल 63A की तशरीह हमारे ख्याल में आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा, जो आइन की दीगर शिकों को भी मुतासिर करेगा, और जिस हवाले से खुद सदर ने अपने रेफरेंस में पूछा ही नहीं है। हम सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालों में कोई मजबूती नहीं देखते और इनका जवाब नफी में दिया जाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को यह दुरुस्त लगता है और वो मुनासिब समझती है तो वो इन्हिराफ करने वाले रुकन पर मजीद पाबंदियां लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज कोहाट जलसे में अदालत का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है
उस सचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। अब वफाकी हुकूमत तो मुनहरिफ अराकीन से नहीं मगर इत्तेहादियों के वोट से बनी है, मगर इस अदालती राय के बाद पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब मुतनाज़ हो गया है, क्योंकि 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को PTI के 25 मुनहरिफ अराकीन ने भी वोट डाला था और उनके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत पार्टी लाइन से इनहराफ के रेफरेंसेस पर कल इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है उसके तनाजुर में अगर इन 25 मुनहरिफ अराकीन पर पार्टी लाइन से इनहराफ साबित हो गया तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के मुस्तकबिल पर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मुताबिक इन 25 मुनहरिफ अराकीन के जरिए हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब ही कलअदम हो जाएगा। ताहम पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अराकीन का मौक़िफ़ है कि उन्हें वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पार्लिमानी पार्टी ने वोट कास्ट न करने की हिदायत जारी ही नहीं की थी, बल्कि यह कहा गया था कि परवेज इलाही को वोट दिया जाए, लेकिन बाकी अराकीन ने हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटिंग का बॉयकॉट किया। इसलिए हम पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होगा। अब मुनहरिफ अराकीन का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन कल अगर ये डी-सीट हो जाते हैं तो हमजा शहबाज आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ीर आला नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन का वोट ही नहीं गिना जाएगा और तहरीक इंसाफ के 25 अराकीन के डी-सीट होने के बाद पंजाब में किसी भी जमात और किसी भी इत्तेहाद के पास अक्सरियत नहीं रह जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी और तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर भी अपना वज़ीर आला नहीं ला सकेंगे। इस हवाले से आइन कहता है कि ऐवान की मजमूई तादाद की अक्सरियत का वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार वज़ीर आला मुंतखब होगा, लेकिन अगर कोई भी उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो पहले मरहले में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान फिर वोटिंग होगी और जो उम्मीदवार ऐवान में मौजूद अराकीन की अक्सरियत का वोट हासिल करेगा वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। इस सूरत हाल में क्या होगा, क्योंकि सूबे में गवर्नर है ही नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर बनने को तैयार नहीं है। खुद स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, मगर पंजाब असेंबली का इजलास बुलाकर वोटिंग कराने को तैयार नहीं है। यानी आईनी बहरान इस वक्त पंजाब में पहले ही मौजूद है। क्या उसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी और क्या पूरे मुल्क को यह बहरान लपेट में ले सकता है? सीनियर कानूनदान हामिद खान और सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज उन्होंने अहम ऐलान किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप बताइएगा, फैसला आ गया, वोट काउंट नहीं होगा। इस सूरत में पंजाब की सूरत हाल तो वाज़े नहीं हो गई है कि अगर कल इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे कि अराकीन ने इनहिराफ किया है तो हमजा शहबाज का जो बतौर वज़ीर आला इलेक्शन है वो कलअदम हो जाता है? जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही नजर आ रहा है। मतलब और उस सूरत में फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ये अराकीन नहीं रहते और डी-सीट हो जाते हैं तो किसी भी पार्टी या किसी भी इत्तेहाद के पास अक्सरियत नहीं होगी। नहीं, लेकिन उसका तरीकाकार है आइन में कि ऐसी सूरत में फिर सेकंड पोल होता है। अगर फर्स्ट पोल में किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है हाउस की, तो फिर उस सूरत में सेकंड पोल हो सकता है और मैं समझता हूं गवर्नर प्रोविंशियल असेंबली कॉल करके सेकंड पोल करा सकते हैं। सबर साहब, आप बताइएगा, आपके क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जो इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल को, अब ये समझा जाएगा कि उस इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार ने 186 वोट हासिल नहीं किए, जो कि 50% जमा 1 वोट है पूरी जो मेंबरशिप है पंजाब असेंबली की। लिहाजा जो सेकंड राउंड है आइन के आर्टिकल 130 क्लॉज 4 में ये तस्वुर किया गया है, सेकंड राउंड में सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए उन लोगों की जो वोट करें। लिहाजा उस दिन जितने भी लोग वोट करते हैं उन वोटों की अगर मेजॉरिटी एक उम्मीदवार को मिल जाती है तो वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। सूरत हाल पंजाब में यह है कि जो कायम मकाम गवर्नर बनने के लिए परवेज इलाही साहब तैयार नहीं है। परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, उस पर वोटिंग कराने को वो तैयार नहीं है। और ऐसे में अचानक ये पता चलता है कि जी चीफ मिनिस्टर के लिए दोबारा वोटिंग होनी। क्या ये प्रोसेस हो सकता है या एक आईनी बहरान ही पैदा होता नजर आ रहा है? ये बहरान इस हद तक है कि जो असेंबली का सेशन है उसको समन करने के लिए गवर्नर की जरूरत है और इस वक्त जो स्पीकर साहब हैं आइन की रूह से उनको कायम मकाम गवर्नर के तौर पे काम करना चाहिए और वो इनकार कर रहे हैं। लिहाजा अमली तौर पर गवर्नर का जो ओहदा है वो इस वक्त खाली है। लिहाजा ये मामला फिर अदालत में जाएगा। मैं समझता हूँ अदालत को हुक्म देना होगा परवेज इलाही साहब को कि वो गवर्नर के तौर पे काम करें या वो इस्तीफा दे दें स्पीकर के ओहदे से और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो गवर्नर का जो रोल है वो अदा करें और ये खुद बतौर फरीक वजीर आला का इलेक्शन लड़ें। तो ये मामला मुझे लगता है फिर अदालत में जाएगा।
और हामिद खान साहब, अब कौमी असेंबली में तो जाहिर है जो मुनर्रिफ अराकीन का मामला है वो भी इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया कि उन्होंने इन्हिराफ नहीं किया था, मगर अगर कल को शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों की अक्सरियत खोते हैं तो तहरीक इंसाफ वैसे खुद तो रिजाइन कर गई है, उनके जो अराकीन मौजूद हैं क्या वो उन्हें वोट दे सकते हैं अगर एतमाद का वोट लेना चाहें, या आप नहीं दे सकते हैं इस जजमेंट के बाद? लेकिन वो खैर एक प्रिजम्पशन है कि कल को अगर फिर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए फिर ये सूरत हाल पैदा होगी ना। मतलब अगर एतमाद का वोट लेने के लिए उन्हें सदर कह दें, अगर सदर कहे वोट, तो उसमें भी नेचुरली उसमें जो लोग इनके साथ नहीं है या अपोजिशन में अब हो गए हैं जो पहले गवर्नमेंट में थे, वो तो वोट नहीं डाल सकेंगे ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। उन्हें फिर भी 172 वोट तो लेने पड़ेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। समाकर साहब, अब ऐसी सूरत में जब पीटीआई खुद कह रही है कि हमने रिजाइन कर दिया है, मगर उनके कुछ अराकीन हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हम हैं और हम अपोजिशन हैं, उनके ऊपर क्या लागू होगा इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहते हैं सदर साहब? देखिए, फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने या चेयरमैन ने नहीं करना होता, वो जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर है उसने करना होता है। अब अगर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो फिर वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर नहीं रहे। जो मेंबरान हैं इस वक्त पीटीआई के कौमी असेंबली में जो कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनको अपना एक पार्लिमानी लीडर चुनना होगा और जो हिदायत मेजॉरिटी जो है पार्लिमानी पार्टी की वो देगी उस पर अमल करना होगा तमाम अराकीन को। हामिद खान साहब, ये आपके किस तरीके से देख रहे हैं सूरत हाल को? आपका क्या ओपिनियन है सूरत हाल पर कि इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी मौजूद है वो खुद फैसला कर सकती है अगर कल को एतमाद का वोट लेना पड़ जाए? क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि सदर पाकिस्तान कभी भी एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं और इत्तेहादी नहीं साथ खड़े होंगे हुकूमत के। जी देखिए ना, अगर तो वो साथ खड़े रहते हैं तो फिर तो वो पूरे वोट कर सकते हैं, उनके पास 172 से ज्यादा वोट हैं। लेकिन सवाल ये कि आया जो इस वक्त अपोजिशन अपने आप को कहते हैं जिन्होंने रिजाइन नहीं किया और तो वो अपोजिशन की सीट्स ऑक्यूपाई करते हैं, अभी तक तो ये भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि आया उनको अपोजिशन की सीट्स दी गई हैं कि नहीं दी गई। अगर उनको वाकई ही दी जाती है और वो अपोजिशन के तौर पर होते हैं वहां पर, तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, वो ये तब हो सकता है। लेकिन अभी तक तो वो सूरत हाल भी वाज़ेह नहीं है। और हामिद खान साहब, आप जजमेंट को देख कैसे रहे हैं? एक अच्छा जजमेंट है कि ताहयात ना अहली का फैसला अदालत पर छोड़ दिया और वोट का कह दिया कि वो नहीं होगा, क्योंकि अगर कल को एक सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत आ जाए तो आपके ख्याल में उस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद हो सकेगा? फिर देखिए, अदम एतमाद भी हो सकता है, लेकिन इस हवाले से मुश्किल हो जाएगा आइंदा के लिए कि कोई पार्टी के अंदर डिवीजन पैदा करके, जो पार्टी इन पावर है उसके अंदर डिवीजन पैदा करके तो शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना पास करा सके। लेकिन जैसे कि सूरत हाल यहाँ हुई है कि गवर्नमेंट जो थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट में से जो इत्तेहादी थे वो अलग हो गए हुकूमती पार्टी से और वो अपोजिशन पार्टी के साथ मिल गए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया। ये सूरत हाल तो हमेशा हो सकती है, लेकिन अगर वाकई ही मेजॉरिटी पार्टी है एक, तो फिर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करना मुश्किल हो जाएगा। सलमान करवाल साहब, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं कि अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकेगा, अदरवाइज अगर एक मेजॉरिटी वाली हुकूमत आ जाए तो बजाय इसके कि वोटिंग हो हर जमात लिख के ही दे दे कि जी हमारे ये अराकीन हैं और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा? सिर्फ मैं एक इजाफा करूंगा, अगर एक ही जमात की अक्सरियती पार्टी है और अक्सरियती हुकूमत है तो फिर उस पार्लिमानी पार्टी, उस जमात की जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी अक्सरियत अगर अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ बगावत करती है तो उस सूरत में वो बगावत मौसर होगी। माइनॉरिटी अगर अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ जाना चाहती है तो वो मौसर नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो फिर भी ये कर सकती है। अब जाहिर है ये बहुत मुश्किल काम होगा कि एक जमात जिसकी हुकूमत है, जिसका वज़ीर आज़म है, उसकी अक्सरियत अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट डालने पर माइल हो जाए तो फिर वो मामला आगे बढ़ेगा और वो वोट इफेक्टिव होगा। क्योंकि याद रखिए 63A में जो डायरेक्शन आनी है वो पार्टी चेयरमैन या पार्टी हेड की नहीं आनी, वो पार्लिमानी पार्टी की आनी है। और आज इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरफ से ये एतराफ़ किया गया कि पार्लिमानी पार्टी की जो हिदायत है वो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान की अक्सरियत की जो राय है वो होगी।
और बज़ाहिर यही दुरुस्त सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको सदारती रेफरेंस का मुख्तसर पस मंजर भी बताते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से कबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। रवां साल मार्च में तहरीक इंसाफ को जब यह पता चला कि उनकी जमात के कुछ अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद में सिंध हाउस में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट कास्ट करने का इरादा रखते हैं, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इन मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ सख्त बयानिया बनाया, उन पर पैसे लेकर वोट बेचने का इल्ज़ाम लगाया, उन्हें गद्दार और लोटा करार दिया और फिर उन्हें ताहयात नाअहली का खौफ दिलाकर तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। और इस हिकमत अमली के तहत सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया, जिसमें अदालत से यह राय मांगी गई कि पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुनर्रिफ रुकन का मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक अदम एतमाद में इसका वोट शुमार होगा या नहीं, और उसकी नाअहली की मुद्दत क्या होगी। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और 24 मार्च को बाकायदा समाअत शुरू हुई। साबका हुकूमत का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा कि आर्टिकल 63A के तहत मुनर्रिफ अरकान ताहयात नाअहल हो जाते हैं और उनका वोट भी शुमार नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को पार्टी से खिलाफ है तो उसे इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए। साबका हुकूमत ने अपनी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता कर ली थी और तवक्को कर रही थी कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द राय देगी और यह राय साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में रुकावट बन जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट की राय आने से कबल ही तमाम हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल गए और मुनर्रिफ अरकान के बगैर ही अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो गए। और जब 10 अप्रैल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो PTI से ताल्लुक रखने वाले मुनर्रिफ अरकान को वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसी बुनियाद पर 11 मई को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेस भी खारिज कर दिए थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज राय देने से पहले सदारती रेफरेंस पर 20 समातें की। तकरीबन 2 महीने तक ये मामला जेर समात रहा। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल से समात का आगाज हुआ, फिर मौजूदा अटॉर्नी जनरल अशफर औसाफ के दलाइल पर समात मुकम्मल हुई। खुद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जिन्होंने आज मुनर्रिफ अरकान के वोट शुमार न करने की राय दी है, उनके 24 मार्च को रिमार्क सामने आए थे कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें ये वोट कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत होगा। वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद जिक्र होगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से मिलकर क्या फैसला किया है। फौरी इंतखाबात के 2023 में इंतखाबात और फौरी तौर पर मुश्किल मुआशी फैसले। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, जिसमें आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक ये फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया गया है। अब इन इत्तेहादियों ने तो यह फैसला कर लिया, मगर क्या शहबाज शरीफ भी यही फैसला करने में कामयाब हो पाएंगे और इस फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुश्किल मुआशी फैसले करने के लिए तैयार होंगे, जिससे IMF का प्रोग्राम बहाल हो। रुपया मुसलसल गिर रहा है, स्टॉक मार्केट में एक हिजान की सूरत हाल बरपा है, क्योंकि शहबाज शरीफ फैसले नहीं कर पा रहे हैं। वो फैसला साजी के लिए जाने जाते हैं मगर फैसलों से कतरा रहे हैं और मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मजीद अबतर करने का बाइस बन रहे हैं। हमारे साथ सीनियर साथी सलीम साफी साहब मौजूद हैं। साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, अब तक बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है हुकूमत पर और दुरुस्त हो रही है कि फैसले नहीं कर रहे हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को और ख़राब कर रहे हैं। अब क्या वाकई फैसला हो गया है? जो बड़े इत्तेहादी हैं MQM, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब ने यह फैसला किया है कि अगस्त 2023 तक जाना है और हुकूमत को चलाना है। देखिए, जो आपने तनकीद की बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो ये है कि हुकूमत गिराने से पहले अपोजिशन जमातों को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तब ये लोग ये कह रहे थे कि ये फ़ैसले हम बाद में करेंगे। फिर ज़्यादातर वक्त इनकी बाहमी तकसीम में लग गई कि जी मौलाना को कितना हिस्सा मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, इसको कितना हिस्सा मिले। और अभी तक इनसे मसलन खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ के गवर्नर भी नहीं लग रहे हैं जहाँ पे कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, वो आपका सब्जेक्ट है, आप बेहतर समझते हैं, वो मईशत का था और उसमें IMF से मुताल्लिक़ फ़ैसला करना है कि क्या आपने सब्सिडी वापस लेनी है या नहीं लेनी है। फिर दूसरा बड़ा फ़ैसला ये कि क्या हमने इस असम्बलियों को चलाना है या कि नहीं चलाना है, क्योंकि इक़्तिसादी आलमी इदारे हों या कि फिर दुनिया के ममालिक हो, उन्होंने इस बुनियादी फ़ैसले को देख कर ही अपना रद्द-ए-अमल देना था। तो इन हवालों में जो ताख़ीर की गई उससे अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ भी
और एक एक मिनट के हिसाब से नुकसान हो भी रहा है। आज इस हद तक ये पेशरफ्त हो गई कि इत्तेहादी जमातें वो मुत्तफ़िक़ हो गई हैं हुकूमत के साथ इस बात पे कि नहीं, हमने इस्लाहात किए बग़ैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना है। लेकिन मैं अब भी इसको हतमी फ़ैसला नहीं समझता, क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं होती और जब तक हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता तो बेयकीनी की ये सूरत हाल जारी रहेगी। वैसे अब आम तासुर यही है कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, MQM सब चाहते हैं कि अगर मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो करें और फिर मुद्दत पूरी करें। और इतलात है कि शहबाज शरीफ भी ये चाहते हैं, मगर शहबाज शरीफ को कहीं से ये पैगाम दिया गया है कि आप अक्टूबर में इलेक्शन करा लें। इमरान खान दबाव बहुत बढ़ा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर मुश्किल फैसले करके फिर अक्टूबर में इलेक्शन कराना है तो बेहतर है कि आप फैसले ना करें, अभी इलेक्शन करा लें। क्या यही है कि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं मगर कई इदारों की तरफ से और फिर उसके नतीजे में नवाज शरीफ की तरफ से उन्हें यह पैगाम दिया गया? देखिए, एक तो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर दो सोच पाए जाते हैं। जो एक बुनियादी मसला वो है, एक सोच ये है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हम पिछली हुकूमत का गंद अपने सर क्यों लें और बजट पेश करके उसके बाद अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान साहब के दौर के सारे गंद का मलबा वो हमारे कांधों पे आ जाएगा। दूसरी सोच उसके बरक्स ये है कि नहीं, हमें इस्लाहात करनी चाहिए और हमें इस वक्त मुश्किल फ़ैसले लेके मईशत को एक ख़ास डगर पे गामज़न करके और इंतखाबी इस्लाहात करके उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसमें भी फिर उनको ये डर है कि कहीं दूसरी तरफ से फिर ये फ़ैसला ना हो जाए बजट पेश करने के बाद कि इलेक्शन की तरफ जाएं तो हम फिर ख़सारे में पड़ जाएंगे। इसलिए फिर वो ये समझते हैं कि उससे तो फिर बेहतर है कि हम बजट जो है वो निगरान हुकूमत को पेश करने दें और हम अभी इलेक्शन की तरफ जाएं। तो अब मेरे ख़्याल में ये जो दूसरी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहाँ से अगर यकीन दहानी मिल जाती है कि फिर हुकूमत को जल्द इलेक्शन पे मजबूर नहीं किया जाएगा तो फिर तो इस्तेहकाम भी आ जाएगा और हुकूमत भी अपने फ़ैसलों में यकसू हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे से ये गारंटी नहीं दी जाती कि उनको क़बल अज़ वक्त इंतखाबात पे मजबूर नहीं किया जाएगा तो आज भी फिर ये इम्कान मौजूद है कि इस इत्तेफाक राय के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए। और अब आज इस फैसले के बाद क्या फिर जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनसे ये बात पूछी जाएगी कि भाई आप मजबूर तो नहीं करेंगे, दबाव तो नहीं बढ़ाया जाएगा? ये कल होगा, आज होगा, फिर ये फैसला कब होगा, क्योंकि मईशत लटकी हुई है? जी, यही मैंने अर्ज़ किया कि आज के इजलास के बाद भी मेरी मालूमात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि भाई मुल्क को जिस जगह पे लाया गया है तो अब वो सिर्फ मईशत का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी बन गया है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हैं। इसलिए उनकी तरफ से इत्तेहादियों को कहा गया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के साथ मुशावरत के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। तो उनसे मुशावरत होगी और उसके बाद अगर हुकूमत ऐलान करती है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके नतीजे में फिर इक़्तिसादी फ़ैसले भी लेना आसान हो जाएंगे और फिर इस्तेहकाम भी आ सकता है। और या उस मुशावरत से अगर हुकूमत को कुछ और पैगाम मिलती है तो फिर मेरे ख़्याल में उसके बाद भी इस बात का इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून असम्बलियाँ तोड़ने और इलेक्शन की तरफ जाने का ऑप्शन लें। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब बड़े पूरे एतमाद हैं कि इलेक्शन होंगे, इत्तेहादी भी साथ नहीं देंगे। शेख रशीद साहब का एतमाद किस वजह से? शेख रशीद साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, इत्तेहादी तो कह रहे हैं हुकूमत मुश्किल फैसले ले, हम साथ खड़े हैं। आपको क्यों लग रहा है इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं और 31 मई से पहले एक हुकूमत आ रही है निगरान? मैंने ये कहा कि अहम फैसले होने जा रहे हैं, निगरान हुकूमत आ रही है, इसको दीवार पे लिखना है। और ये विल्सन नहीं है शहबाज के एक वोट की अक्सरियत से हुकूमत चलाएगा। और खुद MQM कल कह चुकी है कि हमारा हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बाप का भी फैसला थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा। और एक आसिफ जरदारी स्टैंड लिए बैठे हैं और
फजलुर रहमान साहब भी हजरत इलेक्शन के लिए तैयार है। नून के अंदर पार्टीशन है और कोई हल नहीं है। 200 रुपए का डॉलर है पिंडी में और डिफॉल्ट होने का खतरा है। और अगर खुदा ना खास्ता एटॉमिक और फॉरेन एक्सचेंज बैठ गई है जो स्टॉक एक्सचेंज है और एक न्यूक्लियर पावर के साथ अगर ऐसे हालात हों तो क्या आपको क्या ख्याल है कि जो हमारे सबसे अजीम लोग हैं, अदारे हैं, जिन पे जानिसार है, जिन्होंने इस मुल्क के दिफा किए हैं और इस मुल्क की अजमतों पे जाने दी हैं, वो सारे इस हालात से बेखबर हैं, बाखबर हैं। और सब तरफ से एक ही आवाज है कि इलेक्शन इसका हल है। मैंने ये नहीं कहा कि 30 मई को इलेक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा उससे बड़े फैसले 30 मई तक बड़े फैसले आ जाएंगे। और आप ये भी याद रखें कि पंजाब में इन हालात के बगैर अगर इन्होंने चून चरा की तो अब वो ऐसे हालात हैं। इन्होंने अदारों से गारंटी मांगी है 1.5 साल की, उन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च है उसको रोकने के लिए मदद करें। उन्होंने कहा अपना काम खुद करें, हम किसी पे गोली नहीं चलाएंगे, किसी पे तशद्दुद नहीं करेंगे। लेकिन कौम की आवाज को रोका नहीं जा सकता। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20 लाख तो 20 लाख है, ये 25-30 लाख लोग भी निकल सकते हैं, समुद्र निकल सकता है आवाम का। मुझे पंजाब में गवर्नर आज भी लगा सकता है सदर, और सदर मरकज को भी कह सकता है कि एतमाद का वोट नहीं। तो हालात जो है आसफ जरदारी ने घेर के नवाज शरीफ को वहां ले आया जहां से निकलना मुश्किल है। नून लीग के लिए आज जो है वो 40वें का सियासी 40वें का दिन था। उन्होंने इनको कमेटी चौक में मारा है, लक्ष्मी चौक में मारा है, फैसलाबाद के घंटाघर में मारा है। वैसे ही मुस्कुराहट लिए फिर रहे, किस चीज की लिए फिर रहे हैं? न महंगाई पे कंट्रोल हुआ और इंटरनेशनल जहां ये जा रहे हैं वहां अगर ये समझते हैं कि ड्रोन हमलों के लिए अड्डे दे सकेंगे, नामुमकिन है। कौम जाग चुकी है। ये गैरत और खुददारी की लड़ाई है। ये महंगाई या आटे या चीनी के रेट की लड़ाई से कौम आगे चले गई है और ये मुल्क बर्रे सगीर में एक अहम सियासी किरदार अदा करने जा रहा है। और इमरान खान को मकबूलियत की जो महराज इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से मिली है उसका तो मैं पहले सोच भी नहीं सकता था। तो शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो दबाव डालने में कामयाब हुए जिसकी वजह से आपको लगता है कि 30 मई से पहले बड़े फैसले हो जाएंगे, आपको लगता है कि इदारे भी दबाव में आए हैं आप लोगों के सड़कों पर निकलने के बाद, इमरान खान के सड़कों पर निकलने के बाद, जिसकी वजह से दबाव शहबाज शरीफ पर है और वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं और नतीजा यही निकलेगा कि जी इलेक्शन की तरफ जाया जाए? मैं वो बात करूंगा कि बाद में अदारे भी खफा होते हैं और मैं अदारों का एहतराम करता हूँ, अदारों का साथ था, हूँ और रहूंगा। मुझे अपने अदारे अजीम लगते हैं, लेकिन मुझे इमरान खान ने रोका हुआ है मुलाकातों से। लेकिन ये कहना कि अदारे जो हैं, अदारों से इन्होंने राब्ता किया है कि उनको 1.5 साल की गारंटी दी जाए, उन्होंने नहीं दी। अदारों से इन्होंने राब्ता किया है कि हमें लॉन्ग मार्च को रोकने में मदद करें, उन्होंने कहा कि हमारा ये काम नहीं है। जब वो न्यूट्रल हुए हैं, तो जब उन्होंने अपने आप को अलग किया है, तो अब इनसे हुकूमत समझ नहीं रही। एक वोट की अक्सरियत जो है वो एक आधे मिनट की मार है ये, और सिर्फ आसफ जरदारी स्टैंड ले रहा है। वो नून लीग से कौन से पुराने बदले चुका रहा है। बाकी मोस्टली पार्टियां तैयार हैं इलेक्शन के लिए और सितंबर में इलेक्शन होंगे। निगरान वजीर आजम के लिए नामों पे गौर व गौस हो रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मईशत दानों के इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है दुनिया से, और उसका नतीजा क्या निकलता है? लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान की तारीख का नहीं, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है। मगर मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मान रहे हैं, सिर्फ जरदारी साहब ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मान रहे हैं और अभी तक किसी इत्तेहादी ने ये तासुर नहीं दिया है कि वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। तो ये क्या होगा कि जिस तरीके से MQM, और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरीके से MQM गुलशन अवामी पार्टी गए हैं उस तरीके से वापस भी आ सकते हैं, उसी तरीके की वजह से आपको लग रहा है कि ये छोड़ जाएंगे साथ? कहा कि MQM ने मुझे कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात 1 हफ्ते की मार है। लेकिन मुझे अंदर की खबर ये है कि बाप भी परेशान है। देखें, इलाके में लोगों से सलाम दुआ कोई नहीं ले रहा। इन लोगों से हमारे जो हल्के इतने दबे हुए थे वो उभर आए हैं और वहां हमें इस दफा शायद इलेक्शनों में अगर पहले मेहनत करनी पड़ती थी, अब मेहनत भी ना करनी पड़े। और ये सोचना कि ये कोई अनहोनी बात होने जा रही है, मैं आपको दावे से ये कहता हूं कि न FIA वाले प्रोसिक्यूटर्स केस वापस लेने जा रहे हैं, दफ्तरों में झगड़े हो रहे हैं, न नैब कोई केस वापस लेने जा रही है, लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, और न ANF जो है वो भी जो है। और मैं सारी
सारी जिंदगी जानता हूं, जब हालात कटन होते हैं मैंने लोगों को काबे से आकर भी बदलते हुए देखा है। मरी भी लोगों को लेके गए थे, मैं नहीं गया था। लोगों को छांगा मांगा भी लेके गए थे, मैं नहीं गया था। और आज मैं आपके प्रोग्राम में, हालांकि मुझे सख्ती से मना है कि भी सारे मामलात पे बात नहीं करनी, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इस तरह हालात नहीं चल सकते। और जो पाकिस्तान के हसास अदारे हैं वो पाकिस्तान के हालात से फिक्रमंद है, उनमें तशवीश है, वो इस गंभीर हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं। और उनकी भी अक्सरियत की राय ये है कि इलेक्शन ही आना है, और वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी के अलावा तमाम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो शेख साहब ये बताएगा कि जैसा आपने कहा कि इन्होंने 1.5 साल की गारंटी मांगी इदारों से, उन्होंने देने से इनकार कर दिया, मगर जो फिर क्या आप लोगों को ये बात पता चली है या फिर कम से कम इदारों की तरफ से कहा गया है कि जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, ये कम्युनिकेट किया गया है? कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बुनियादी बात करता हूँ और इत्तलात की बुनियाद पर कहना चाहता हूँ कि मैं अपने रास्ते की बात करता हूं कि आसिफ जरदारी, उन्होंने कहा है कि एक रुकावट है, बाकी लोग इलेक्शन के लिए कोई मसला नहीं है। साहब, तो इमरान खान साहब ने तो नंबर्स भी ब्लॉक किए हुए हैं, आपके जरिए उन्हें भी कोई पैगाम भिजवाया गया है इस हवाले से कि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे? मैंने कोशिश की कि कोई अपना रोल अदा कर सकूं, उन्होंने इनकार किया मेरी दोनों मीटिंग्स में। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि मोस्टली तमाम पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो अदारे हैं, जो जिम्मेदार हसास अदारे हैं, जो मामला फहम अदारे हैं, जो दीवार के पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं, जिनकी मुल्क से कमिटमेंट है, वो समझते हैं कि इलेक्शन ही बेहतर और आसान हल है। किसी बड़े मसले में फंसने से बेहतर है कि कौम एक मुनसफाना इंतखाबात में फैसला कर ले कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। और शेख साहब, इस वक्त आपको ये सिनेरियो नजर आ रहा है कि जब इलेक्शन में जाएंगे, ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स आप करते हैं, तो इमरान खान की 4.5 साल की नहीं बल्कि इनकी जो 35-36 दिन में परफॉर्मेंस है उस पर आप लोग इलेक्शन जीत जाएंगे जैसी कारकर्दगी है आपके ख्याल में? देखिए, अल्लाह की तरफ से किसी के साथ नेकी हो जाए। हमारे साथ तो काफी मसाइल थे, लोग सारे मसाइल भूले हुए हैं। इस वक्त तो गैरत खाई है कौम, गुस्से से बारूद है कौम की आंखों में। और जो हमें ये दावे देते थे महीने के अंदर अंदर, आप देखें ना कि क्या किया इन्होंने डॉलर के साथ। 200 रुपए तो मैं यहाँ का रेट बता रहा हूँ, जो अंडर इनवाइस और ओवर इनवाइस कारोबार करते हैं वो तो 202 और 203 और 4 की बातें हो रही हैं। खुद इन्हीं की डिमांड थी कि जनाब, और ये सारे के सारे लंदन गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए ना, पासपोर्ट है उनके पास, PIA की रोजाना फ्लाइट है, उस फ्लाइट में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे जिसमें वो आएंगे। कौम जिस तेजी से बदली है इसका मैंने अंदाजा नहीं लगाया था, और कौम बदल चुकी है और कौम ने एक डिफरेंट स्टैंड ले लिया है। और शेख साहब, अगर मुझे ये बताएगा कि ये जो स्टैंड है, जाहिर अगर अचानक इलेक्शन में जाते हैं तो वो भी कैंपेन करेंगे, आप भी कैंपेन करेंगे, तो इमरान खान साहब अगर इनका कहेंगे कि इनके दौर में आके 12-13 रुपए डॉलर गिर गया है, तो अपना कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उनके अपने दौर में 60-65 रुपए गिर गया था, महंगाई बहुत ज्यादा थी? ये कैसे नई होप कैसे देंगे आवाम को कि मैं अगली हुकूमत में बेहतर हुकूमत करके दिखाऊंगा, बेहतर टीम के साथ आऊंगा? हम जो है वो गैरत खा गई है। ये जंग गैरत, खुददारी, खुद मुख्तारी की और बगैरत और बेशर्मी और चापलूसी की लड़ाई में कौम खुददारी, गैरत और आजाद खारजा पॉलिसी के साथ खड़ा हो गई है। ये पेट पे पत्थर बांध देगी, ये अपने आप को और मुश्किलात में शायद ले जाएगी। लेकिन अब ये जो फैसले हैं वो कौमी सलामती के करेगी, और इमरान खान इस बड़े सगीर में एक बड़ा लीडर बन के निकल रहा है, इलेक्शन से बड़ा लीडर बन के निकल रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ हमने वो मोइन कुरैशी भी देखे हैं जो स्विमिंग पूल पे नहा रहे थे, तो उनकी कमर का नाप देकर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और शेख साहब, मुझे ये भी बताएगा कि अगर फौरी इलेक्शन का मुतालबा पूरा हो भी जाए तो इमरान खान साहब तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानने को तैयार नहीं है, उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये फिर कैसे आगे मामला बढ़ेगा? वहां से तो इस्तीफा नहीं आएगा, फिर इलेक्शन में कैसे जाएंगे या नहीं इलेक्शन में जाएंगे? आप उन्हें समझाएंगे कि जाना चाहिए? देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड द केस। सो फेस जो है वो जब स्ट्रांग होता है तो केस जो है हवा में उड़ जाते हैं, 48 घंटे में सारे हो जाएंगे। और जो MQM के लीडर ने कहा है कि 8 दिन में सारी इस्लाहत हो सकती हैं, इलेक्शन हो जाने चाहिए, इसी तरह और पार्टियां आप देखेंगे। देखिए, फजा जब बदलती है तो मेंबर बड़ा समझदार, होशियार और चालाक होता है, उसको समझ आ रही है कि उसकी बेस हिल गई है। जब बेस हिल जाती है तो फिर वो सोचता है कि अपनी बेस को कैसे ठीक करे। तो अब सारों को अपनी अपनी बढ़ गई है और फजा इस तेजी से बदली है। कल गुजरांवाला में देखिएगा,
20 तारीख को मुल्तान में इमरान खान ऐलान कर देगा लॉन्ग मार्च का, और लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद मेरी तो ख्वाहिश है कि लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले कोई डेट आ जाए, लोग बैठे इस पे फिक्र करें कि जिस दिन लॉन्ग मार्च की डेट हो उससे पहले, क्योंकि ऐलान तो उसने 20 तारीख को कर देना है, इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 4 सालों से लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की समाअत हुई, जहां अदालत ने लापता अफराद कमीशन के किरदार और रियासत की इसमें अदम दिलचस्पी पर तशवीश का इजहार किया। आज अदालत में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफज़ई के मुताबिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इन पटिशन्स पर फैसला करना चाहती है। जब से ये पटिशन सुन रहे हैं, रियासत मुकम्मल लाताल्लुक नजर आती है। मुतासिरीन के अहले खाना एहतजाज कर रहे हैं, मामला काबीना को भिजवाया मगर कुछ ना हुआ। समाअत के दौरान अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें रियासत जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस है। अक्सर केसेस में मिसिंग पर्सन हिरासती मराकज़ में रखे गए। जबरी गुमशुदगियां रियासती पॉलिसी थी। समाअत के दौरान अदालती मुआविन ने मजीद कहा कि पटिशनर कहते हैं कि वो उठाकर ले गए, वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं, अदालत क्या करे। इस पर जस्टिस अतर मिनल ने अदालती मुआविन को आइन का आर्टिकल 7 पढ़ने की हिदायत की और रिमार्क दिए कि अगर बुनियादी हुकूक का मामला हो और रियासत जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे तो अदालत किरदार अदा कर सकती है। समाअत के दौरान अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि लापता अफराद कमीशन 1956 के एक्ट के तहत बना, जिसको कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। रियासत ने एक पॉलिसी के तहत इंतहाई कमजोर कमीशन बनाया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स की हैसियत भी महज सिफारिशी होती है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जजुआ भी अदालत में पेश हुई और जबरी गुमशुदगियों के कमीशन को खत्म करने का मुतालबा किया। आमना मसूद जजुआ ने अदालत से इस्तदा की कि लापता अफराद का कमीशन डेड एंड की तरफ चला गया है। 200 के करीब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए मगर कुछ ना हुआ। ये फैमिलीज कहाँ जाएं? एक ऐसा कमीशन है जो अपनी रिपोर्ट्स और प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक नहीं देता। हम चाहते हैं कि इस कमीशन को ही खत्म कर दिया जाए और मुफाहमती कमीशन तश्कील दिया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल ने वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे से मुखातिब होकर कहा कि आपकी मिनिस्ट्री का मनफी तासुर है, अहम कमीशन की रिपोर्ट ही गायब है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की समाअत के अख्ताम पर कहा कि अदालत चाहती है कि दलाइल सुनने के बाद मौसर फैसला सुनाए। हम चाहते हैं कि यह चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 मई तक मुलतवी करते हुए लापता अफराद कमीशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और हिदायत की कि वो अदालत को आगाह करे कि कमीशन किस तरह बना, कमीशन के TORs क्या हैं और उन पर कितना अमल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।